बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूं शादाब रियाज और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बैरिस्टर अरहम तारिक। सबसे पहले हम बात करेंगे जस्टिस शौकत सिद्दीकी केस की, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद को नोटिस जारी करते हुए तलब कर लिया। इसी तरह ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान, सुप्रीम कोर्ट के साबिक रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इस पर बात करेंगे। और अहम डेवलपमेंट एक मज़ीद जो सामने आई है कि इलेक्शन बर वक्त करवाए जाएंगे या नहीं करवा सके जाएंगे। इस हवाले से रिटर्निंग ऑफिसर्स को जो है वो तकर्री ब्यूरोक्रेसी से ना की जाए। बैरिस्टर शहरियार रियाज और बैरिस्टर अहमद पंसोता की जानिब से एक पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में जारी की गई, जिस पर फाजिल अदालत ने जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने इस पर समाअत की बेंच ने, और उन्होंने इसमें इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल कर दिया है। मजीद कार्रवाई इस पर लार्जर बेंच करेगा। इस पर बात करेंगे। तीसरी और अहम खबर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के हवाले से समाअत हो रही है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जो अहम नोटिस जारी किए गए जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस में। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा है कि अगर मसला सिर्फ पेंशन का है तो सरकार से पूछ लेते हैं, आपको दे देंगे। अगर पाकिस्तान तारीख दुरुस्त करना चाहते हैं तो बता दें, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस के ये रिमार्क सामने आए। और मकसद सिर्फ पेंशन है तो ठीक है, वो मिल जाएगी, हम किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये रिमार्क्स भी सामने आए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल जो है वो केस की समाअत कर रहे हैं। साथ उन्होंने कहा कि हम नाकिस तफ्तीश नहीं करना चाहते। उनके रिमार्क्स से सामने आए। उन्होंने कहा कि अगर मुकम्मल तफ्तीश करना चाहते हैं, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि आप बताएं हम तफ्तीश में किसको बुलाएं। हमें तारीख नहीं भूलनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। आप कहते हैं यहाँ लोग आप पे जो है वो आले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। माजी में जो होता रहा है वो ठीक नहीं था। अरम बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स और इम्पॉर्टेंट नोटिस जारी किए गए हैं। आज की जो समाअत हुई थी उसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में बेंच जो है उस पर समाअत कर रहा है। देखिए शादाब साहब, बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट बातें हुई। बेसिकली ये जो नोटिसेस बेंच ने दिए हैं वो ड्रॉ आउट किए गए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की आज प्रोसीडिंग थी, लाइव भी चल रही थी। बड़ा अच्छा इकदाम उठाया कि इसको लाइव दिखाया, लोगों को आखिर पता चले कि ये एक इनक्विजिटोरियल तरीके से बेंच ने बड़ी मुश्किल से, आप समझेंगे, ये नाम इनसे ड्रॉ आउट किए हैं। पहले हेजिडेंट थे हामिद खान साहब किसी का नाम लेने पे, उसके बाद फिर ये बाकायदा बहस हुई बेंच की कि रोस्टम के साथ कि क्या हम इस तरह अगर मफरूज़ों पे चलेंगे या अगर हम किसी का नाम नहीं लेंगे तो फिर इस तरह हम किसी इंस्टीट्यूट को मलाइन नहीं कर सकते कि जी ये एक एजेंसी है या ये एक इंस्टीट्यूट है। और इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ हामिद खान साहब ने इस्तेमाल किया, वो चीफ जस्टिस साहब को बहुत नागवार गुजरा। उन्होंने कहा कि ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं इस्टेब्लिशमेंट, आप जो है जो स्पेसिफिक पर्सन जिसने आपको कुछ कहा उसका नाम लें और आप बताएं कि इसने आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। और फिर उसके बाद फाइनली जब 1 घंटे के आर्गुमेंट के बाद वो नाम ड्रॉ आउट हुए, फिर उसके बाद उन्होंने, क्योंकि उन्होंने शुरू में कहा था कि मेरा पर्पस है आज नोटिस सर्व करना और आपसे करवाना, तो जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कि आपको किससे ग्रीवेंस है तो तब तक मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इनकी जो प्रेयर थी वो बहुत एम्बिगुअस थी, नहीं समझ आ रहा था। ये रिमार्क तब आया जब इन्होंने कहा कि जी एक हमारे साथ एक इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर था इसलिए मैंने ये कर दिया। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अब आप चाहते क्या हैं, अगर तो आप किसी का नाम भी नहीं लेंगे, किसी को नोटिस भी नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है कि आ जाके बात तो पेंशन की रह जाती है। तो वो अटॉर्नी जनरल को हम अभी बुलाते हैं, वो यकीनन इतने मसले में जाएंगे नहीं, वो कहेंगे चलें इनको पेंशन तो दें और मामला खत्म करें। आई थिंक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इज ऑन अ पाथ टू करेक्ट हिस्ट्री। जिस तरह जुल्फ़िकार भुट्टो का भी केस है, उसके अलावा भी उन्होंने मेंशन भी किया कि वो चाहते हैं कि मैं तारीख को रेक्टिफाई करूं और जो आंसर थे या जो कैरेक्टर्स थे जिसने पिछले 5 सालों में, पिछले 40 सालों में भी। लेकिन अरम इसमें मेरा पॉइंट यह है कि जो तारीख है वो ना तो 2017-18 से शुरू होती है पाकिस्तान की तारीख, और ना ही जनरल फैज़ हमीद से शुरू होती है। अगर हम तारीख को दुरुस्त करना चाहते हैं तो हमें फिर बहुत पीछे तक जाना पड़ेगा। सर देखें 40 साल पहले तक तो वो चले गए हैं। अब मैं वैसे ज़ाती तौर पे अगर आपको कैंडिडेट बात बताऊं,
ये जो गुजर गया उस पर कमेंट करना कुछ आसान है, जो हो रहा है उस पर कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। तो लेकिन ठीक है, चले इन्होंने शुरू किया है, और स्पेशली ये तो रीसेंट हिस्ट्री है हमारी, 2 3 4 साल 5 साल, तो कम से कम अगर वो इसमें कुछ अगर अपना ओपिनियन देना चाहते हैं या कोई लोग सामने ले आना चाहते हैं तो ठीक है, इट्स गुड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज इसके अंदर जो अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, हामिद खान साहब को अपना वकील किया है शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने, और नो डाउट के हामिद खान साहब का नाम इस वक्त पाकिस्तान के बड़े वकला में आता है और बड़े लर्नड आदमी हैं। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब के साबिक मतलब जो साबिक चेयरमैन पीटीआई हैं, उनके वो करीबी अजीज भी हैं, फिर तहरीक इंसाफ में वो रुए रवां भी हैं आजकल, गो के बरसरे इक़्तिदार थे तो वो अपने असूलों की वजह से फासले पे रहे। और अब यहाँ पर नाम किसका आ रहा है? नाम आ रहा है ऐसी शख्सियत का कि जिसको उस तरफ से तो बहुत पसंद किया जाता है, और तमाम फेवर्स या तमाम चीज़ें वो उस तरफ के लिए ही अरेंजमेंट्स हो रहे थे, और हामिद खान साहब जो है वो अब उस तरफ खड़े हुए हैं। शादाब साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में है ना, वो जॉन एलिया साहब का शेर है ना, आप मैं जी ये सब क्या है, तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती। ये होता रहा इधर कि जब आर्ग्यूमेंट आया कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के जो फैसले थे उनको अगर इन्फ्लुएंस हो रहा था, तो वो एक स्पेसिफिक प्राइम मिनिस्टर थे जिनको हटाने के लिए हो रहा था। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि आप अगर इनको हटा रहे हैं तो यकीनन किसी ना किसी को फ़ायदा भी तो पहुंच रहा होगा। ही वांटेड टू ड्रॉ आउट अ सर्टेन नेम, और उन्होंने कहा कि जब ये बात आई तो हामिद खान साहब थोड़े पजल हो गए। तब मेरे भी जेहन में आया कि मे बी हामिद खान साहब एक गलत चॉइस थे इस वक्त काउंसिल की, अगर वो किसी और को रखते। फिर इंस्ट्रूमेंट का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो हामिद खान साहब ने किया कि देखें ये तो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इस्टेब्लिशमेंट के, किसी को भी ले आते हैं, किसी को भी उतार देते हैं। तो फिर बेंच ने पूछा कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट था जो कि रिप्लेस हो रहा था इस इंस्ट्रूमेंट से, तो वो था, पन्ना था, क्या था, वो क्या था। मगर वो नाम वो उन्होंने मनूवरिंग करते रहे, उन्होंने नाम नहीं लिया। के बाद में जो पावर में आए उसका आगे बात हुई, फिर पीछे बात हुई, फिर बेंच ने हार मान ली। अगर यकीनन अगर कोई और इसमें वकील होता तो वो डेफिनेटली यही कहता कि जी जो अगले थे प्राइम मिनिस्टर हामिद खान साहब की जगह कोई और वकील इस सोच का होता तो बेंच जिस तरह सवालात कर रहा था उनसे कहलवा लेता। लेकिन हामिद खान साहब माशाल्लाह इतने सीनियर, इतने मजबूत आदमी हैं कि उनसे तो हम एज ए जर्नलिस्ट जब क्वेश्चंस कर रहे हो तो हम अंदर की बात नहीं निकलवा सकते, हम सिर्फ वो निकलवा सकते हैं जो हामिद खान साहब कहना चाह रहे हो। हाँ जी। तो और उसके अलावा इवन के इस हद तक ये मुकालमा चला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एक बहुत ज़बरदस्त किताब है हर कानून के तालिब इल्म के लिए, हामिद खान साहब ने जो लिखी है। तो चीफ जस्टिस ने उसका जिक्र किया, उन्होंने कहा आपने किताब लिखी है और जो हर वकील पढ़ता है, उसमें आपने मौलवी तमीज़ुद्दीन का जिक्र किया हुआ है। तो मौलवी तमीज़ुद्दीन को जब हटाया गया तो उसके बाद किसको लाया गया? उन्होंने कहा जी गुलाम साहब को। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा, जिस तरह उनको हटाया गया था तो नवाज शरीफ साहब को हटाया जा रहा है, तो फिर किसको लाया जा रहा है? तो हामिद खान साहब फिर चुप हो गए। तो इस तरह की सिचुएशन चल रही थी, इसलिए अगर कोई और वकील होता तो शायद मुनासिब था शौकत अजीज़ साहब। मैं वही कह रहा हूँ, मेरे पसंदीदा वकील को जो है ना वो इम्तिहान में डाल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। जाहिर है आगे आप देखें ना कि 5 6 7 जजेस बैठे हों, आपसे सवाल कर रहे हों, तो आप जितने मर्जी फुर्तीले वकील हों तो आप एक दफ़ा तो थोड़ा सा घबराते हैं। और ये हमने जो लाइव प्रोसीडिंग्स हैं उसके अंदर ये चीज़ ऑब्जर्व की है। और लेकिन शादाब साहब मेरे ख्याल से एक देखें, वकील जो है ना, वकील का काम है मौक्किल के मौक़िफ़ की अक्कासी करना, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर हामिद खान साहब सीनियर है हमारे लिए, जो है वो ही इज़ एन ऑनर फॉर अस, लेकिन अगर वो एक स्पेसिफिक पिटिशनर की जो है वो रिट लेकर आए हैं सामने, तो आई थिंक उनको अपनी जो भी कोई ज़ाती कॉनोटेशन है या कोई फिलिएशन है उसको भूल कर उस पर ही फोकस करना चाहिए था, ताकि हमें ये बात ना करनी पड़ती कि अगर कोई और काउंसिल होता तो शायद कोई और बात होती। मगर खैर आपको पता ही है कैसे मामला चलता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसमें जो नोटिस जारी किए गए हैं, तो क्या इसके अंदर जो जैसे जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड जो हैं और इनके अलावा दीगर जो लोग हैं, इनको फिजिकली तलब किया गया है या फिलहाल इनके पास ये चॉइस है कि थ्रू काउंसिल ये पेश हो सकती है नेक्स्ट उस पे समाअत पे? देखें, उन्होंने तो बाकायदा ये भी पूछा कि आपको हम दें हमें एड्रेसेस इनके, हम इनके
जिधर भी इनकी रेजिडेंस है उधर नोटिस भिजवाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट वांट्स कि ये इन पर्सन आए। मगर अभी जिस तरह यूजली चलता ही है कि डेफिनेटली पहले काउंसिल ही पेश होगा, उसके बाद अगर बेंच ने इंसिस्ट किया इस पर कि नहीं इनको इन पर्सन लेके आएँ, हम इनका बयान सुनना चाहते हैं, मौक़िफ़ सुनना चाहते हैं, फिर वो बात उस तरफ जा सकती है। अभी तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या इनका कोई काउंसिल भी पेश होता है कि नहीं होता। तो नहीं, लेकिन आराम अब सुप्रीम कोर्ट है, जाहिर है यहाँ तो सिविल कोर्ट के वो जो है उसके पूरी ना हो तो वो घर दफ्तर से सीनियर अफसर को उठा के ले जाते हैं। जैसे कुछ दिन पहले एक ADCR साहब के साथ जो ये वाक़या हुआ था, अदनान रशीद साहब के साथ जो एक वाक़या हुआ था और जिस तरीके से उनको तहज़ीक की गई थी उनकी, तो मैं समझता हूँ कि अगर तो वो तो एक सिविल कोर्ट के समन थे या बैलफ था, तो अगर सुप्रीम कोर्ट होगा तो फिर तो बात कहीं तक आगे तक कहीं चली जाएगी। वो कैसे हो सकता है कि इसको सुप्रीम कोर्ट के जो है नोटिस को इग्नोर किया जाए। सर तभी तो चीफ जस्टिस साहब ने ये बात की। अब इन्होंने सबसे पहले जो है रिस्पॉन्ड नंबर 1 डाला हुआ था जनरल बाजवा साहब को। तो उन्होंने कहा कि आप कोई डायरेक्ट एलिगेशन लगाएं जनरल बाजवा पे, क्योंकि एलिगेशन ये थी कि DG फैज़ उनके पास आए और उन्होंने कहा कि बाजवा साहब को ऑर्डर है तो ये जो है ना इस तरह होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये हेर से एविडेंस है। अब हेर से एविडेंस कानून शहादत जो आर्टिकल 70 है वो आज वो बड़ा क्लियर है कि अब आप मुझे कुछ कह रहे हैं और मैं कहूँ कि जी शादाब साहब ने कुछ कहा था, वो यहाँ तो डायरेक्ट मैंने सुना हो, इस तरह नहीं, ये मतलब कि ये इस तरह नहीं होता कि किसी ने सुना और बस बात हो गई आगे। उन्होंने कहा जी हम इनको नोटिस नहीं करेंगे, इसलिए जनरल बाजवा साहब को नोटिस नहीं हुआ बिकॉज हेर से रूल आ गया उसमें। तो डायरेक्टली फिर चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि हमारा मजाक नहीं बनवाना आपने, हम अगर कोई जो है साबिक ताकतवर तरीन लोगों को नोटिस करेंगे तो किसी वजह से करेंगे और जिस तरह कहते हैं पक्के पैर करेंगे। तो अब अगर तो ये तो अब जो है मुस्तकबिल ही बताएगा कि वो आते हैं उनका मौक़िफ़ क्या देते हैं। मे बी दे विल जस्ट डिनाई इट कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ एक ओरल एविडेंस है शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो शायद बात बिल्कुल ही और तरफ चली जाए। इसमें से अब एक जो है तो रिस्पॉन्डेंट तो निकल गया ना, अभी सिर्फ जब पिन पॉइंट हुए हैं 1 घंटे 1.5 घंटे के आर्गूमेंट के बाद वो टोटल 3 है। अच्छा और अरम ये मुझे बताएं कि इस पे हो क्या सकता है। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब मेरा ख्याल है कोई 63-64 साल तो उनकी एज होगी, तो क्या उनकी बहाली हो सकती है वापस एज अ जज, क्योंकि वो भी एज मेरा ख्याल रिटायरमेंट की होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो वो वापस नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट में क्या डायरेक्ट उनको एलिवेट किया जा सकता है, या फिर वही बात एंड पे हम कहें कि मामला सिर्फ पेंशन की हद तक रहेगा और वो जो उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा था उसको हटा दिया जाएगा, उनको क्लीन चिट दे दी जाएगी और उनकी पेंशन और मराद जो एज अ रिटायर्ड जज है वो बहाल कर दी जाएगी। क्योंकि ये भी इशू होता है जस्टिस रिटायर्ड या साबिक जज, तो इसमें भी फ़र्क आ जाता है। तो वो साबिक जज से जस्टिस रिटायर्ड हो जाएंगे और मराद मिलेंगी। सर अपनी लेगेसी प्रिजर्व करना तो एक, और अगर उनका एक प्रिंसिपल स्टांस था मुबैना तौर पर, तो उसको वो अगर अपना नाम क्लियर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अपनी लेगेसी प्रिजर्व करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन इसके अलावा एक या 2 एग्जांपल्स हैं हिस्ट्री में जिसमें अगर कोई हाई कोर्ट से इस तरह गया उसके बाद डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट इंडक्ट हुआ। शौकत अजीज़ साहब विल बी 65 इन जून नेक्स्ट ईयर। तो अगर उनको सुप्रीम कोर्ट भी एलिवेट कर दिया जाता है तो वो भी 3 या 4 महीने तक वो होंगे। तो मेरे ख्याल से इसका तो कोई फ़ायदा नहीं। 2018 से ये पेंडिंग है, 5 साल तो गुजर गए हैं, तो ये इनका अब मज़ीद नौकरी का वक्त तो गुजर गया है। तो इट इज़ अबाउट करेक्टिंग हिस्ट्री और नेमिंग दोज हु आर नॉट टू बी नेम्ड बिफोर, और एक पता लगे कि क्या होता रहा है। और मेरे ख्याल से जो इस वक्त एंगल है सुप्रीम कोर्ट का वो इन्हीं चीज़ों पर फोकस कर रहा है कि ये सामने लाया जाए कि किसने क्या किया, और जो लोग तब शैडोज़ में रहते थे अब उनको जो है वो अनवील किया जाए। उससे क्या होगा सर? उससे एक आप देखें ना क्या मतलब, एक चीज़ आप लोगों के सामने आएगी। अगर हम द फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइंग देयर इज़ वन। एक दफ़ा पता लगेगा कि ऐसे ऐसे देखें आपके मुल्क से होता रहा, फिर उसके बाद ताकि हम आगे प्रिवेंट कर सकें इस तरह के कामों को। बिल्कुल ठीक है, चलिए ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जो बैरिस्टर रियाज और बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में पिटिशन दायर की है उस पर बात करेंगे। जी आरम,
इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के ज़माने से एक चीज़ चल रही थी, और इससे पहले माजी में भी जब भी जुडिशल अफसरान ने इलेक्शन करवाए हैं तो हमारे पाकिस्तान के तो एक बड़ा क्लियर रिवाज है, सियासत में होते भी नहीं हैं लेकिन तस्लीम नहीं किया जाता इलेक्शन को। धांधली, बरहना धांधली और ख़तरनाक धांधली और बड़ी जहरीली धांधली, इस किस्म के एलिगेशंस लगाए जाते हैं। पाकिस्तान के इलेक्शन जितने मैंने अपनी होश में देखे हैं या जिनको कवर किया है, किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको तस्लीम नहीं किया और इल्ज़ाम हमेशा आरोज के ऊपर आता है। इस वजह से इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में फिर लाहौर हाई कोर्ट में भी ये चीज़ें क्लियर होती थी। आई थिंक शायद शेख अजमत सईद साहब थे उस वक्त, तो ये कहते थे कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता, हम अपने जुडिशल अफसरान नहीं देंगे क्योंकि बाद में तुम लोगों ने मानना तो है नहीं, ख़राब करना है। तो ये कैसे इस चीज़ का बेंच ये ऑर्डर करेगा? क्या बेंच ये ऑर्डर करे अपने चीफ को कि भाई आप एप्लीकेशन आ रही है आपके पास दें? अगर चीफ ही नहीं मान रहे, बड़े चीफ जो हैं काजी साहब हैं या सूबाई चीफ हैं जो चारों हैं चीफ जस्टिस साहिबान हैं, अगर ये कहते हैं भाई मेरे पास इतनी पेंडेंसी है, क्योंकि हमारी तो सीधी सी बात है दुनिया के पास, और स्पेशली जो आरओज बनते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, हम इनके पास इतने केसेस पेंडिंग होते हैं, इतने केसेस पेंडिंग होते हैं। अगर हम इन्हें ट्रेनिंग पे लगा दें, ट्रेनिंग के बाद हम इनको फिर इलेक्शन करवाने पे लगा दें, तो आप देखें कि फिर वो रॉकेट की तरह पेंडेंसी तो ऊपर जाएगी। अच्छा, इस पे ना सर दो बातें हैं। पहली तो बात ये, जब ये पिटिशन फाइल हुई तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि क्या अगर लेट से कि लोअर जुडिशरी भी इलेक्शन कंडक्ट कराती है तो क्या कोई गारंटी है कि सब पार्टीज़ कहेंगी कि जी बिल्कुल फ्री एंड फेयर हुआ है? जिससे अब आपका एक तवील एक्सपीरियंस है साफत में, मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई भी इलेक्शन है जिसमें किसी ने कहा हो कि सब पार्टीज़ ने कहा हो कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर हुए हैं। इसी वजह से 2009 में जुडिशल पॉलिसी बनाई थी चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब ने, और उन्होंने कहा था कि हम जो पूरा जो पोर्टल है जुडिशरी का वो इलेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि बाद में आपने कहना होता है आरओज का इलेक्शन है और आरओज अगर एएसजेज और सिविल जजेस हुए तो वो कहेंगे देखें जी अब इन्होंने जो है फैसिलिटेट कर दी है। ये 2009 से चल रही है। ईसीपी ने ये पिटिशन तो अभी आई है ना, ईसीपी ने मार्च में ये चीफ जस्टिस को प्रोविंसेस के भी और जो है पाकिस्तान के भी उनको ये एप्लीकेशन दे चुके हैं, बल्कि आई थिंक 2 से 3 दफ़ा दी है, रिक्वेस्ट की थी कि हमें जुडिशल ऑफिसर्स दें इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए। उन्होंने वो डिक्लाइन की। और अच्छा, ये अभी की बात कर रहे हैं? जी, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। ये 2009 से पॉलिसी चल रही है। हाँ। और ये जो है उस पॉलिसी के तहत ही डिक्लाइन हो चुकी है पहले। ये सितंबर में भी ईसीपी ने कहा चीफ जस्टिस को, मार्च में भी कहा। उन्होंने कहा कि हमारे पास इसी वजह से कि पेंडेंसी है, और अगर जो है हम इनको ट्रेनिंग में ले जाएंगे तो टाइम ज़ाया होगा, 200 केस लगा होता है डेली का। और उसके अलावा जो रीज़न नहीं लिखी गई थी वो रीज़न वर्बली आई थिंक किसी केस में चीफ जस्टिस साहब जो आई थिंक उमरता बंदियाल साहब थे या उससे पहले, तो उन्होंने बात जिक्र की थी कि जी फिर तो सारा कुछ हमारे पे आ जाएगा कि जी इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए तो वो जुडिशरी ने कराए हैं। ये बुनियादी वजह थी। एक तो ये बात है। उसके अलावा जो ईसीपी है, आई थिंक लास्ट वीक भी हम डिस्कस कर रहे थे, सेक्शन 50 उसका क्लियर है कि वो या तो ले सकते हैं जुडिशरी से, चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट कर सकते हैं या सीएम को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें ब्यूरोक्रेसी से लोग दे दें। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि उसमें वो किसी को बाउंड नहीं करता। लेट से अगर मैं चीफ जस्टिस को कहता हूं और मैं ईसीपी हूं, मैं चीफ जस्टिस को कह रहा हूं कि जी मुझे चाहिए, वो कहते हैं कि जी है ही नहीं है, हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है कि हम अपने जुडिशल ऑफिसर्स दे दें, तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली फॉल कर जाएंगे गवर्नमेंट पे, और गवर्नमेंट अगर रेडी है तो फिर कोई मसला नहीं है। तो जब ये बात लार्जर बेंच में जाएगी तो चीफ जस्टिस साहब खुद ही जब कह रहे हैं कि मैं नहीं दे सकता जुडिशल ऑफिसर्स, तो फिर इस पिटीशन का क्या बनेगा? इससे हुआ क्या? इससे सिर्फ वक्त ज़ाया होगा और इससे इलेक्शन डिले हो जाएगा। तो मुझे पीटीआई की स्ट्रैटेजी समझ नहीं आई कि इसका फायदा क्या हुआ इनको। ये इससे तो बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि सिर्फ 1 महीना इलेक्शन डिले होगा, इससे और तो कुछ नहीं होगा। नहीं, लेकिन इस पे आरम एक चीज़ देखे ना, ब्यूरोक्रेसी और जो पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, इस सिचुएशन के बाद आप ब्यूरोक्रेसी पे कैसे एतमाद कर सकते हैं? कैसे आप मान जाएं कि यार ये सीधे इलेक्शन कराएंगे? देखिए, आप अगर हम जुडिशल ऑफिसर्स को लेते हैं ना, तो फिर किसी हद तक एक उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जुडिशल ऑफिसर जो है वो अपने चीफ जस्टिस को जवाबदेह है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जवाबदेह है। अब जो ब्यूरोक्रेसी में हम डिप्टी कमिश्नर जो इस तरह की मतलब जो डेजिग्नेशंस हैं ये सारे हैं,
अगर इनको हम डाल देते हैं तो ये तो फिर जवाब चीफ सेक्रेटरी को है, अपने कमिश्नर को है, सीएम को है। तो जो इंसाफ, जो आप समझ लें कि इंसाफ पिछले कोई 3-4 महीने से पाकिस्तान में ये जो सेटअप कर रहा है, ये जो निगरान सेटअप है, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, तो आप कैसे उनसे अच्छी उम्मीद कर सकते हैं? सर एक वैसे बात तो मफरूज़े पर है, मगर लेट से जुडिशरी इलेक्शन करा देती है और उसके बाद रिजल्ट्स उस तरह के नहीं आते, या लेट से उसमें भी कोई मुबैना तौर पर ऐसा होता है कि कोई धांधली हो गई है या ये इन्फ्लुएंस हो गए हैं, तो फिर क्या होगा? लेकिन अरम फिर भी उस पर देखिए, हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है ब्यूरोक्रेसी की, एक ऑप्शन है जुडिशरी की। अब हमें पता है कि ब्यूरोक्रेसी का तो मैंने आपको बता दिया कि क्या सूरत हाल है। अब किसी हद तक हम एतमाद कर सकते हैं जुडिशरी के ऊपर कि यहां से जो रिटर्निंग ऑफिसर आएंगे, ये किसी हद तक, मैं 100% की बात नहीं कर रहा, किसी हद तक हम ट्रस्ट कर सकते हैं। इसके लिए फिर करना पता क्या पड़ेगा? जो जुडिशल पॉलिसी 2009 की है उसको उनको राइट ऑफ करना पड़ेगा और सेट असाइड करनी पड़ेगी, और वो करेगा सुप्रीम कोर्ट ही, क्योंकि अभी हाई कोर्ट का लार्जर बेंच बनेगा, वो इस जब चीज़ पर आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली ईसीबी ने इसलिए चैलेंज कर दिया इसको सुप्रीम कोर्ट में, तो हाँ वो सेट असाइड कर दे तो आप चीफ जस्टिस साहब को मना लें इस बात पर। और ऐसा हो भी सकता है बिकॉज द चीफ जस्टिस वेरी एडमेंट कि 8 फरवरी को आपने कराने ही कराने इलेक्शन, तो शायद वो कहें चलें यार अगर इससे जो है एक्सपीडिएट हो जाते हैं तो आप उनको जो है स्पेयर कर दें ऑफिसर्स। मगर वही बात है कि फिर ईसीबी के पास जो आप एलिगेशन लगाते हैं ना पीटीआई वाले के जी ये तो ढूंढते हैं बहाना, तो आपने खुद उनको ग्राउंड दे दिया इतना बड़ा, वो कहेंगे जी अब तो ट्रेनिंग करनी है जुडिशल ऑफिसर्स की, अभी तो हमें 60 दिन चाहिए। 60 डेज का ट्रेनिंग पीरियड होता है, समझ लें, वो मतलब कि मैक्सिमम ट्रेनिंग पीरियड है। अगर उस पर ले जाते हैं तो मार्च के एंड पे फॉल कर गए आप। आरम साहब, अब ये तो पॉइंट आ गया, क्लियर हो गया कि इलेक्शन को अगर डिले भी करवाना है किसी भी सूरत में, तो फिर भी अल्टीमेटली बात तो काजी साहब के पास जाएगी, काजी फायजीसा साहब के पास जाएगी। और वो तो इतना सख्ती से कह चुके हैं कि भाई घर में अपनी बेगम से बात कर लो कि इलेक्शन डिले हो रहे हैं, बाहर किसी से बात नहीं करनी। ऐसे ही कुछ कहा था या कहा था बेगम से भी नहीं करनी? यही कहा उन्होंने, कहा बेगम से तो की जा सकती है, हाँ। मगर के अलावा किसी नहीं की जा सकती। तो हम तो नहीं करेंगे, लेकिन अब तो हम तो एक कर रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, देखें पूरा पाकिस्तान कर रहा है। आप मनवाने की बात, हमें फंसवाने की बात ना करें। हम तो ये पिटिशन दायर कर रहे हैं जो बैरिस्टर शहरियार साहब ने या बैरिस्टर पंचोदा साहब ने दायर की है, उस पर हम बात कर रहे हैं। चले ब्रेक ले ले, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और बड़ा अहम केस जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के हवाले से उस पर आजकल ज़ेर समात है, उस पर क्या मामला चल रहे हैं और कहाँ तक पहुँचे और अगली समात कब होगी, ये बात करेंगे। जी अरम, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का केस जो है वो भी बेंच सुन रहा है, काजी फायजीसा साहब उसको हेड कर रहे हैं। उसमें क्या हो सकता है? उसमें फिर वही बात कि भुट्टो साहब तो वापस नहीं आ सकते, शहीद हो चुके हैं। फिर एक वही बात जो जब भी हम कह रहे थे कि जो एक कॉन्स्पिरेसी है वो कम से कम क्लियर होगी, और भुट्टो साहब के ऊपर जो एक टैग लगा हुआ है, उनकी तो पेंशन भी कोई नहीं है, उन पे जो टैग लगा हुआ है वो टैग खत्म हो जाएगा। और मेरा ख्याल है टैग कहाँ लगा है, हर बंदा तो पता है कि उसको उनके साथ हुआ क्या था। हाँ नहीं सर, उन पे कौन सा टैग है, ये तो पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में तो स्पेशली इसको जुडिशल मर्डर ही करार दिया जाता है। किसी भी कोई भी किताब खोल लें आप जूरिस्प्रूडेंस की, उसमें इसको जुडिशल मर्डर ही कहेंगे। तो ये सिर्फ बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट है, दे आर गेटिंग देयर ओन हाउस इन ऑर्डर। ये पहले भी बात होती थी, वो चाहते ये हैं कि जो हमसे एज एन इंस्टीट्यूशन गलतियाँ हुई हैं कम से कम उनको हम पर्ज करें, और एक जो है एक समझें सुप्रीम कोर्ट 2.0 इसको लेकर चलें कि पुरानी गलतियां जब तक साफ़ नहीं करेंगे तब तक वो पॉजिटिव एटीट्यूड से नहीं चल सकते। इश्यूज़ फ्रेम हुए इस दफ़ा, तो आपके शादाब साहब जितने भी जहन में सवालात थे वो, बल्कि मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कि जो आपने सवाल पूछा था वही इशू फ्रेम हो गया, सारा वही उसी पे है। एक वो आप जो ये बात थी कि जी क्या अब 184 के तहत कुछ कर भी सकता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अपील भी जो है खत्म हो चुकी है और रिव्यू भी हो चुका, प्रेसिडेंट के पास भी चली गई, तो वो भी एक इशू फ्रेम हुआ कि इसमें, क्योंकि तब मैंने कहा था कि ओपिनियन ही दे सकता है सुप्रीम कोर्ट और वो यही करना चाहता है, तो ये इशू फ्रेम हुआ कि क्या सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन दे सकता है कि नहीं दे सकता। फिर उसके बाद क्या अप्रूवर जो है उसकी गवाही पे ये हो सकता था। फिर हाई कोर्ट में जो तब आज आपने बात की कि हाई कोर्ट में ये ट्रायल कैसे चल गया, तो ये भी एक बिल्कुल इशू है, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में
तो हाई कोर्ट में ट्रायल कभी नहीं चला आज तक, कि एक वाहिद ही इसकी एक एग्जांपल है। और बल्कि दीगर जो कॉमनवेल्थ जुरिस्डिक्शंस हैं उधर भी वैसे ऐसा कभी नहीं इस तरह हुआ। एक उन्होंने यूशर्पर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जो कि जिसको एक आमिर कहा जा सकता है, ज़िया-उल हक की बात कर रहे हैं, उसमें वो नाम नहीं लिया। बड़ा इंटरेस्टिंगली वैसे तो चीफ जस्टिस साहब यही कहते हैं कि नाम लें, सबका नाम लिया करें, कोड वर्ड ना इस्तेमाल किया करें, पता नहीं क्यों नहीं किया। नहीं, वो तो कहते हैं मैं तो उनको प्रेसिडेंट मानता ही नहीं हूँ, मैं तो उनका नाम लेना पसंद नहीं करता। हाँ, शायद इसलिए उन्होंने उनका नाम इसलिए नहीं हो लिया। सकता है। वरना तो आपको पता है जो अब जो 20 साल पुराने हैं उनका नाम लेना तो वैसे मेरे आपके जैसे के लिए भी आसान है, नए वालों के नाम लेते हुए डर लगता है। वो तो वो भी हमें ध्यान से नाम लेते हैं। बहुत शुक्रिया अरहम आपका। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए, आइंदा जुमे नेक्स्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।